क्या कहते हो बरखदार, आपने देखे हैं फटे कच्छे में खड़े हुए बड़ी बड़ी हांकने वाले? दुनिया इनको देखकर कहती है क्या, देखो आ गए थूक कर चाटने वाले। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका आप जीतेंगे पर। दोस्तों यह आर्टिकल बहुत तगड़ा है और आपको हर एक धागा खोलकर दिखाऊंगा, जो कि मेरी आदत है। आज आपको दिखेगा कि कैसे चाइना, जो हमारा पड़ोसी है, थूक कर चाट गया। आज आपको दिखाऊंगा कैसे लॉरेंस बिश्नोई को अमेरिका मांग रहा है मैथ्यू बेंडेक के बदले। आपको यह भी दिखाऊंगा कि ईरान की मौत उसके सर पर मंडराई तो ईरान फड़फड़ाकर डर गया और ओमान भागा है। क्यों भागा है आपको यह भी आज समझाने वाला हूं। और आज आपको समझाऊंगा कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति और पाकिस्तान का पटवारी यानी प्रधानमंत्री शहबाज भिखारी दुनिया के दरवाजे पर चौखट खटका खटका कर बता रहा है कि भारत कश्मीर को घेरे हुए है, हमारी कश्मीर को बचा लीजिए। चोरों ने चोरों से कहा कि चोरी करना गलत बात है, इसका खेल खोलूंगा आज, ध्यान रखना मेरे भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है और उस चौपाई में वर्णन किया है ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहां नारी का मतलब स्त्रियों से नहीं है, इसका पूरा विवरण दिया हुआ है, ध्यान रखना। लेकिन हां, ढोलक हो, गंवार हो, चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो या हो ईरान, इनको जब तक ठोका नहीं जाएगा इनके अकल नहीं आती। ध्यान रखिएगा। आर्टिकल शुरू कर रहा हूं। आपको मेरे पीछे एक बहुत बड़ा एक डैम दिख रहा होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा बांध है, यानी डैम है, और इसको बनाने जा रहा है चाइना। आप कहेंगे सर चाइना सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहा है, यह कोई बड़ी खबर है क्या? हां, यह बड़ी खबर है, तभी तो दिखा रहा हूं मेरे प्यारे भाई। थोड़ा सा कंसंट्रेशन करेंगे और एक एक धागे को खोलकर आप समझ पाएंगे कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। भारत ने कैसे चीन का बिलियनों डॉलर का प्रोजेक्ट उसके अंत पर खड़ा कर दिया है। यह वही चीन है जो हमको कह रहा था कि पाकिस्तान का पानी रोका तो तुम्हारा पानी रोक देंगे, चल हट। आज हमने बिलियनों डॉलर का प्रोजेक्ट, यानी सबसे बड़ा बांध बनने वाला है। इसी के यहां के साइंटिस्ट ने बोल दिया कि यह एक जियोलॉजिकल एरर है। अगर यह बांध बनता है तो बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में बह जाएगा। लेकिन बांग्लादेश से पहले नॉर्थ ईस्ट भी आता है, तो खतरा भारत को भी है। भारत ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि यूएन का प्रोटोकॉल है, ऐसा कोई बांध बनना नहीं चाहिए, वरना खबरदार। यहां देखिए मेरे प्यारे भाई, यह बांध जो है इसकी क्षमता है 300 मिलियन किलोवाट आवर। इतनी बिजली पैदा कर देगा ये। आप देखते जाना थोड़ा सा, इसकी लोकेशन क्या है। ये देखिए सबसे खतरनाक बात, ये जहां से गिरता है इसकी जो नीचाई है, गहराई है, वो क्या है? 2000 किलोमीटर। ध्यान रखना मेरे दोस्त, मीटर। 2000 मीटर इसकी गहराई है, यानी 2 किलोमीटर गहरा यहां पानी गिरता है। यहां बांध बना रहा है चाइना। भारत को कुछ खतरा है क्या? बहुत बारीकी से समझेंगे। और इसका अनुमानित जो निर्माण था वो पूरा हो जाना था 2033 तक लक्ष्य रखा था, लेकिन ये रुक गया। एक बांध 3 देश। ध्यान रखना मेरे दोस्त, यह है मेरा प्यारा जाबाज भारत, यह है तिब्बत जो अभी घेरा हुआ है चाइना ने, और एक है बांग्लादेश जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं, कंगाल है। एक तो रोटी नहीं, इज्जत नहीं, कपड़ा नहीं, मकान नहीं, ऊपर से बहकर चला जाए बंगाल की खाड़ी में और फिर भारत से गुहार लगाए। और भारत पता है कैसा है? ये हमको गाली दे जाता है दरवाजे पे खड़ा होकर और दूसरे दिन नाकता है, कहता है थोड़ी चाय की पत्ती दे देना, घर में सारे बच्चे चाय के लिए भूखे हैं। इसके चांटा लगाने की बजाय हम क्या करते हैं? सहिष्णु है ना, दैट इज द सैक्रिमेंट्स ऑफ द नेशन, कि हम उसको चाय तो देते ही देते हैं, चीनी भी दे देते हैं। बताइए गलत कह रहा हूं तो कमेंट में लिख देना कि सर आप गलत बोल रहे हो। हम इसको सब कुछ देते हैं, ये हमको ही आंख दिखाता है। आपको यही तो बता रहा हूं। ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये प्रोजेक्ट यहां, ये नदी जो है ब्रह्मपुत्र यहां से निकलती है, यारलुंग जांगबो तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से इसका उद्गम है, सियांग होकर आती है यहां पर, कहां? चाइना में, जो घेरा हुआ तिब्बत है वहां होकर, और अगर बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम जमुना है। ध्यान रखिएगा, यह फैक्ट आपसे पूछे जाएंगे। इसका नाम क्या है? जमुना है। अगर ये, अब यहां पर खतरा क्या है वो समझा देता हूं आपको जल्दी से। ये देखिए, आप जानते हैं कि हिमालय यंग फोल्डेड माउंटेन है, जवान बनी हुई माउंटेन है सारी हिमालय की, तो इनमें भूकंप का खतरा बना रहता है। ये कौन सा इफेक्ट है? इसको कहते हैं पॉइजन फॉल्ट। ध्यान रखना, यहां पर क्या है? ये क्रस्ट में दरारें पड़ती हैं, यानी ये सिस्मिक जोन है। यहां पर क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। और एक भूकंप अभी अभी यहां आया है और उसकी वजह से बाढ़ आई हुई है। तो अगर गलती से इस बांध का पानी टूटता है तो पूरा का पूरा ये हमारा आसाम, अरुणाचल और बांग्लादेश ये सबसे बड़े खतरे में आ जाएंगे, अस्त व्यस्त हो जाएगा जनजीवन। भारत के लिए यह कंसर्न की बात है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा है और भारत नहीं चाहता किसी एक भी नॉर्थ ईस्ट वाले जाबाज भारतीय को जरा भी कोई दिक्कत उठानी पड़े। इसलिए हमने एडवाइजरी जारी कर दी कि यह प्रोजेक्ट बंद होना चाहिए मेरे दोस्त। ये देखिए, जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराती है और यहां पर सिस्मिक जोन बनता है। इसी को पॉइजन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना,
इसकी वजह से यहां भूकंप आते हैं। ये यहां बांध बना तो दिक्कत सबसे ज्यादा भारत को और बांग्लादेश को होने वाली है। ये एक वाटर बम की तरह यूज करना चाह रहा है कौन? चीन। और ये रणनीति किसके साथ मिलकर बनी होगी जरा बताना कमेंट में मेरे भाई। ये पाकिस्तान के साथ मिलकर कि भाईजान हम तो भूखे मरेंगे, लेकिन आप ऐसी कुछ व्यवस्था करिए कि भारत भी डरे। मर गए तेरे भारत को डराने वाले उल्लू के पट्टे। यहां देखिए मेरे दोस्त, इंजीनियरिंग यानी दुनिया का सबसे बड़ा डैम श्री गॉर्जेस था, उससे भी 3 गुना बड़ा डैम है ये जो ये बना रहा है चाइना। तो खतरा तो है ना। 2000 मीटर की गहराई है। ये देखिए, ये है दोस्तों जियोलॉजिकल एरर, पाइजन फॉल्ट कहते हैं इसको। यहां जमीन खिसकने या भूकंप का अत्यधिक जोखिम है। अभी कुछ दिन पहले भूकंप भी आया है, बाढ़ आई है उससे। और यह है जियोपॉलिटिक्स। निचले बहाव वाले देशों पर यह यूएन का प्रोटोकॉल है कि ऊपर कोई आदमी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बना सकता जिससे नीचे वाले देशों पर कोई दिक्कत आए। आप कहेंगे सर भारत भी तो पाकिस्तान का पानी रोक रहा है, तो पाकिस्तान तो थूक कर चाटेगा। हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट थोड़ी बना रहे हैं उसको बहाने के लिए, हमारी ऐसी नियति ही नहीं है। हम तो अपने यहां पानी की पूर्ति कर रहे हैं, एक डैम बना रहे हैं, उस डैम से अपनी तरफ पानी मोड़ेंगे। लेकिन चीन की यह आदत नहीं है। चीन का एक सामान कोई जिसका विश्वास नहीं है, जो लॉयल नहीं है, तो चीन कैसे लॉयल हो सकता है? भारत की पीठ में छुरा भोंककर पहले अक्षय चिन्ह ले चुका है वो, ध्यान रखना। तो पूरे विश्व को उस पर भरोसा नहीं है मेरे प्यारे भाई। आकार की क्षमता 3 गुना है जो पहला सबसे बड़ा डैम है उससे, श्री गॉर्जेस से। ध्यान रखना मेरे दोस्त, 2000 मीटर की गहरी खाई में हिमालयी क्षेत्र है। सबसे ज्यादा दिक्कत है कि यहां पर भूकंप आएगा, यहां पर भूस्खलन होगा, ध्यान रखना। यह जियोलॉजिकल रिस्क है और यह चाइना के लोगों ने ही कहा है। अब आपको क्या लगता है चाइना के लोगों को खतरा नहीं आएगा क्या? केवल भारत वालों को आएगा, बांग्लादेश को आएगा? नहीं। चाइना में अभी अभी छोटी सी बाढ़ आ गई, 1000 सांप घूम रहे हैं चाइना में। क्यों? सांप पालते हैं उल्लू के पट्टे, सांप पालते हैं भाई। अब सांप को दूध पिलाओगे तो डसेगा किसको? पड़ोसी को जाके, तुम्हारे बच्चों को ही डसेगा। और वही हुआ चाइना के साथ। सांप पाल रहे थे, सांप फैल गए चीन में, और वे सांप घूम रहे हैं घरों में, उनके बच्चे तिलमिला रहे हैं, चिंग पांव पांव जो भी करते होंगे। समझ गए? जय हिंद, वंदे मातरम। दूसरी न्यूज पर आ रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ट्रंप को मारने के लिए टारगेट सेट हो गया है। आप कहेंगे सर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति मरेगा क्या? भगवान है क्या? क्यों? मर तो कोई भी सकता है, लेकिन ये देखिए, ये कौन है? नेतन्याहू, ये ट्रंप, ये वहां के सारे सीनेटर हैं। ये भी कौन है? जेडी वैंस, ध्यान, ये मार्को रूबियो बगल में। इनके टारगेट सेट कर दिए। आप कहेंगे सर ऐसा कौन सा मसीहा पैदा हो गया? जब आपके अंदर से डर खत्म हो जाता है तो आप या तो मरते हैं या मारते हैं। ईरान, लेकिन इसके अंदर से डर खत्म नहीं हुआ है। यह भी मैं प्रूफ कर दूंगा इसी आर्टिकल में। ध्यान रखना, इसकी इतनी चार हो गई है चौड़ के, मैं आपको दिखाता हूं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इनका एक ही उद्देश्य था। पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा कि आपकी ईरान से लड़ाई चल रही है, आप कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि भारत को दिक्कत हो? अमेरिका ने कहा मैं ऐसा कर दूंगा, फिर तुम मेरा काम कर दोगे कि आपके जूतों पे लगी हुई कीचड़ को भी चाट जाऊंगा, माई बाप, लेकिन भारत को दिक्कत दो। और फिर क्या होता है कि ईरान ने जो अटैक किया था ओमान में, और दोस्तों उसका बदला लेते हुए कतर और ओमान का चाबाहर पोर्ट पर अटैक किया अमेरिका ने। अब आपको जियोपॉलिटिकल लिंक जोड़ने होंगे, मैं आपको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तभी आपको समझ में आएगा सीन क्या होता है, कैसे ईरान के द्वारा आक्रमण पर भारत को नुकसान हुआ और हुआ है। मैं आपको बताता हूं, देखिए यह चाबाहर पोर्ट है, भारत का पैसा लगा हुआ है बड़े मात्रा में। यह ईरान का मुख्य पोर्ट नहीं है, लेकिन भारत के लिए यह मुख्य पोर्ट है। और इसकी सबसे पहले रडार को उड़ाया गया, जहां से ट्रैफिक नेविगेशन होता है, कंट्रोल होता है। अब आप ट्रैफिक को ही कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आपका कोई भी जहाज कहीं से भी कुछ भी उड़ा दे, आपको पता चलेगी क्या? नहीं। ध्यान रखना, INSTC, ये देख लीजिए, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, भारत का सबसे बड़ा फायदे का यह कॉरिडोर है। क्यों? क्योंकि यहीं होकर हम मिडिल ईस्ट को ज्वाइन करते हैं, यहीं होकर हम रशिया को ज्वाइन करते हैं, यहीं होकर हम अफगानिस्तान के लिए सामान पहुंचाते हैं, यहीं होकर हम ईरान से कुछ मंगवाना हो तो मंगवाते हैं। यह हमारा काम था। इसको जब ठप कर देंगे तो जो सीपैक बना हुआ है पाकिस्तान के साथ चाइना का, ध्यान रखना मेरे दोस्तों, सीपैक पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा, चाइना को और पाकिस्तान को फायदा होगा। भारत इससे टैकल कर रहा था इनके उस कॉरिडोर को। यह किसकी रणनीति है? यह पाकिस्तान के साथ अमेरिका। अमेरिका ने यह क्यों करा? क्योंकि अमेरिका चीन से डायरेक्ट लड़ना नहीं चाहता और चीन को यह दिखाना चाहता है कि हम भारत जैसी बढ़ती हुई इकोनॉमी को अगर डाउन कर सकते हैं तो तुम्हें भी किसी भी दिन कर सकते हैं। यह बात अमेरिका का मंत्री कह चुका है अपने मुंह से, आपने स्टेटमेंट देखा होगा, मैं लगवा दूंगा। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना सब्सक्राइब करने के बाद। दोस्तों वो कह चुका है कि हम चीन से ही परेशान हैं, चीन जैसी दूसरी आर्थिक शक्ति हमको नहीं चाहिए जो कि भारत बनने जा रहा है। आप देखिए ना भारत की कहां डील नहीं हो रही है, मैं इसमें सबूत दिखाऊंगा, आप छोड़िए। तो भारत का जो सेंट्रल एशिया का गेटवे है उसको चोक करने की कोशिश की गई है चाबाहर पर अटैक करके, INSTC कॉरिडोर को रोक के। देखिए
यहां देख लीजिए, ये क्या है, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, यानी ये है दोस्तों, यहां पे देखिए ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, यहां है चाबहार पोर्ट और ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। अब आप बताइए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से इसका कुछ लेना देना है? नहीं, लेकिन भारत का इससे लेना देना था, इसलिए चाबहार पर यहां पर अटैक किया गया कि यहां भारत की कनेक्टिविटी को रोका जाए। अब आप समझ गए, मैं आपको दिखा दें, देखिए इंडिया ट्रेड विद अफगानिस्तान हार्ड हो गई, बंद हो जाएगी, मतलब जब वहां पे कुछ होगा ही नहीं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट जो किसी के जैसे बलूचिस्तान के लोग मारे गए या वहां बलूच मारे गए, वहां पे अफगानिस्तान में हम लोग सामान भेजते थे, वो बंद हो गया। स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस डिक्लाइन हो गया, यानी जो हम मिडिल ईस्ट में पहुंच रहे थे, अपनी आर्थिक शक्ति बढ़ा रहे थे, पैसा कमा रहे थे, वो ठप कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हमसे आकर तेल खरीदो। ध्यान रखना, आज भी डील अटकी हुई है, क्योंकि भारत अपना कृषि सेक्टर नहीं खोलना चाहता और अमेरिका को चुनाव जीतने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को कृषि सेक्टर खुलवाना है। इसी बात पर यह डील अटकी हुई है, दोनों लोग अड़े हुए हैं, यह डील हुई नहीं है अभी भी, ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई। तो चाबहार को उड़ाने का, डैमेज करने का, पाकिस्तान को जो बाईपास करके पूरे सेंट्रल एशिया में, रशिया में हमारा जाने का रास्ता था, वो रोका गया है। समझ गए? अब आप कहेंगे सर भारत इससे बाहर निकल पाएगा क्या? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज टेस्टेड। भारत के पास और क्या क्या विकल्प है, ये टेस्ट किया गया। देखिए यूएस ने, ईरान, रशिया, गल्फ कंट्रीज, इजराइल, भारत का ऐसा कोई है जिससे संबंध नहीं है? हर एक आदमी से हम, इजराइल से, रशिया से, गल्फ कंट्रीज से, ईरान से, यहां तक कि यूनाइटेड स्टेट से भी बहुत सारी चीजें हमारे पास आती हैं। तो हमारी तो आर्थिक शक्ति बढ़ती जा रही है ना, ये लोग तो लड़ रहे हैं। इस चीज को रोकने के लिए इंडिया को, ईरान के साथ साथ इंडिया को टैकल करने के लिए चाबहार पर आक्रमण किया गया है। यानी हमारी जियोपॉलिटिकल जो इकोनॉमी, ऑटोनॉमी है कि हम पूरे विश्व से संबंध बना पा रहे हैं, उसको रोकने के लिए यह प्रैक्टिस की गई है। क्या इंडिया रिकवर कर पाएगा क्या? 100%। मेरे को अपने राष्ट्र पर खुद से ज्यादा भरोसा है, हम रिकवर करेंगे। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म विजन पर काम करते हैं, इसीलिए हम इंडोनेशिया जा रहे हैं, इसीलिए हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, क्योंकि हम एक तरफ डिपेंड नहीं रह सकते। आज रशिया के ऊपर 500% जो टैरिफ है उसका बिल लागू होने वाला है और इंडिया रशिया से पिछले महीने से भी ज्यादा, यानी लगभग 49% ट्रेड कर रहा है। बढ़ गई हमारी ट्रेड रशिया से। तो रशिया को हम पेट्रोल ना बेच पाए, रशिया से हम क्रूड ऑयल ना ले पाए, इसके लिए रशिया पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं अमेरिका के द्वारा। आप देखिए ना, आपको सिर्फ लगता है कि यहां भारत में एक आतंकवादी पकड़ लिया, क्या यही काम कर रहे हैं क्या? नहीं, बहुत काम कर रहे हैं। सल्यूट टू द नेशनल हीरोज, सल्यूट करिए मेरे प्यारे भाई। बैलेंसिंग चाइना इन्फ्लुएंस विदाउट कन्फ्रंटेशन। चाइना को इन्फ्लुएंस को कर्व करना चाहता है अमेरिका, बिना उसके लड़े, इंडिया के थ्रू। ये दिखा करके इंडिया को दबा दिया, तुझे भी दबा देंगे, इसलिए एक तरफ ही बैठे रहना, कोने में इधर घुसने की कोशिश मत करना। ईरान का जब तक तेल बंद नहीं होता है बेचना, तब तक ईरान का कुछ नहीं होगा। देखो दोस्तों, एक चीज और आपको बताऊंगा, इसका भी आप ध्यान रखना। ये देखिए, ईरान डर चुका है, ये रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा। ईरान डर चुका है क्योंकि आईआरजीसी, जो ईरान की जो गार्ड कॉप्स हैं, ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉप्स, उनमें और ईरान की सरकार में नहीं बन रही है। ईरान की सरकार चाहती है कि यह सुलह हो जाए, अब लड़ाई ना हो, लेकिन गार्ड कॉप्स बदला लेना चाहते हैं खैमेनी की मौत का। ये इनमें आपस में लड़ाई हो रही है। यहां देखिए, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान हैज आस्क्ड अस टू कंटिन्यू टॉक्स। अमेरिका से कह रहा है कि दोबारा बात करिए, ये हमारी गलती थी, देखिए अटैक वाज अ मिस्टेक। फट गई। और क्यों मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा क्यों हुआ है? देखो, झूठ नहीं बोलूंगा, आज की तारीख में अगर अमेरिका चाह ले तो ईरान को 2-3 दिन में समाप्त कर देगा। आप कहेंगे सर ईरान को हल्के में ले रहे हो क्या? चाहे जितना तगड़ा हो ईरान, चाहे जितना तगड़ा हो, ध्यान रखना, अगर ये अपनी औकात पर आया तो भले ही ये बर्बाद हो जाएगा, और ये होगा, ये 100% है, लेकिन ये इसको तबाह कर देगा अगर बात ईगो पे आएगी, क्योंकि उसके पास बहुत एडवांस वेपनरी है, वो 20 साल आगे है टेक्नोलॉजी में, ईरान नहीं है। समझ गए मेरे भाई? लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि विश्व के ऊपर उनको राज भी करना है, ऐसा उनका सोचना है। लेकिन भारत की तरफ से मैं कभी कभी परेशान हो जाता हूं। देखिए ना, एक ये व्यक्ति है, भारत का नहीं है, इजराइल का है, लेकिन कहता है कि मैं अमेरिका से लड़ जाऊंगा, मेरे पास 1.4 अरब भारतीय हैं मेरी सपोर्ट में, और एक गद्दार हैं जो भारत में बैठे हैं। ये क्या लिखता है? ऑपरेशन सिंदूर वाज अननेसेसरी प्रोवोकेटिव इंस्टेड ऑफ वॉर, ब्लेमिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान पर ब्लेम करने के अलावा ये जयपुर डायलॉग्स करके एक आईएएस ऑफिसर है, वो चैनल चलाते हैं, ध्यान रखना मेरे दोस्त, उन्होंने ये लगाया है और उन्होंने कहा है कि साहिर भाटिया कहता है, एंटरप्रेन्योर है, कि पाकिस्तान पर इल्जाम मत लगाइए, ये भारत ने गलत किया ऑपरेशन सिंदूर और ये भड़काऊ ऑपरेशन था। आप कमेंट में इसके लिए एक शब्द लिख दीजिए, क्या ऐसे लोगों को भारत में रखा जाए? क्या अभिव्यक्ति की आजादी यही है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यही है? फ्रीडम ऑफ स्पीच का यही मतलब है कि आप कुछ भी कर दो और भारत देखता रहे? ये चीजें चोट पहुंचाती हैं, ध्यान रखना। इससे अच्छे, तो इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था कि प्यार इतना परायों से मुझको मिला ना, अपनों से बाकी है कोई गिला। अपनों से बाकी नहीं है कोई गिला, कि प्यार दूसरे लोगों ने इतना दिया। ये देखिए, ओमान की विजिट पर है अब्बास अरागाची, सिर्फ इसलिए कि ईरानियन गार्ड कॉर्प्स चाहते हैं कि लड़ाई हो, और ये लोग चाहते हैं कि ये बंद हो जाए, और असल में हम भी चाहते हैं कि ये
बंद होना चाहिए, क्योंकि भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए इनकी लड़ाई बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। इसलिए हम अपने देश को मजबूत बनाकर आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो लड़ाई का खात्मा होना ही एक सॉल्यूशन है। ध्यान रखना हमारे मेरे दोस्त। ये बोल रहा है, इसने शनिवार तक का टाइम दिया है, ये आप समझ लेना, अपनी किताब में लिख लेना इसको। और इसी से डर लगा है ईरान को, अब तक डर नहीं लगा था। इसने कहा शनिवार तक का टाइम है, आप बात कर लो जो बात करनी है, उसके बाद गोलियां बात करेंगी। और अगर इस बीच मेरी हत्या का प्लान होता है, जो कि इन्होंने दिखाया है, मैंने अभी आपको फोटो दिखाए, अगर मेरी हत्या होती है तो 1000 मिसाइल हैं जो ईरान की तरफ तैनात हैं और वे तैयार हैं, 1000 मिसाइल। लेकिन एक बात सोचने की भी है। आप कहेंगे सर कौन सी बात? कि अब तक का हिसाब है कि 18,000 मिसाइलें चली हैं इस युद्ध में, लेकिन ईरान अभी भी रिटेलिएशन कर रहा है। तो क्या 1000 मिसाइलों से काम चल जाएगा तुम्हारा ईरान को खत्म करने के लिए? सोचने वाली बात यह भी है अमेरिका के लिए, समझ गए? क्योंकि वो 35 साल से युद्ध की तैयारी कर रहा है, आप 35 महीना से नहीं कर पाए। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई। अब मैं आपको एक ऐसे दलाल देश की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसकी जरूरी है जिक्र करना। बहुत से लोगों ने कमेंट किया था, जाबाजों ने। ये देखिए, ये दोस्तों वही है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। आप कहेंगे सर पूरा वो बुला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, भारत जा नहीं रहा है, क्या नहीं? अब आपको समझ में आ रहा है? यानी मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। फिर दोहरा देता हूं, लेकिन वहां रह रहे लोग क्या असल में भारतीय हो जाएंगे? 5 दिन की लड़ाई में वे भारतीय हो जाएंगे तो तब तक वो जज्बा नहीं दिखेगा कि हम राष्ट्र भारत का अभिन्न अंग हैं, हमको अपने देश में मिलना है। तब तक भारत का जो ब्रेन है वो अपनी आर्मी को, अपने लोगों को वहां फंसवाने के लिए भेज देगा क्या? नहीं। फिर तो अपनी रणनीति पर काम करना होगा, और उसी रणनीति पर हम चल रहे हैं। इन्होंने 9 तारीख का अल्टीमेटम दिया था, अब 15 जुलाई का अल्टीमेटम दिया है, और उसके बाद 5 अगस्त का अल्टीमेटम दिया है। ऐसे लोगों पर बहुत ज्यादा हम भरोसा नहीं कर सकते। तो हमें अपनी रणनीति पर विश्वास रखना होगा कि हमें यह किस हिसाब से लेना है। इनके कहने पर जाएंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो 5 महीने पहले पाकिस्तान के तरफदारी में सबसे ज्यादा नारे लगाया करते थे। ध्यान रखना, आज अपने पर आ गई तो चिल्ला रहे हैं भारत की तरफ। तो भारत को जमीन तो लेनी है, लेकिन लेनी अपने प्लान पर है, इनके प्लान पर नहीं। ये देखिए, जो वहां पर मांगी डैम पर इनके डीएसपी एसएचओ इनको उठाकर ले गए थे, उनकी मौत कर दी गई है, मार दिया गया है उनको। अब उनको रख के ये रो रहे हैं, और मुनीर ने कहा है कि तुम रो क्यों रहे हो? जो बचकर आ गए उनको फांसी दे दो कि वे बच कैसे गए, इनको भी मर जाना था। ऐसा देश है ये। बलूचिस्तान के सबसे बड़े लीडर आज ये घोषणा करिए उसने कि मुनीर को अगर राजनीति करने का इतना ही शौक है तो वो आर्मी की वर्दी उतारे और चुनाव लड़े, जनता उसके मुंह पर न थूक दे तो हमारा नाम बदल देना। ये किसने कहा है? बलूचिस्तान का सबसे बड़ा लीडर। चेक करिए कि मुनीर आर्मी को संविधान के दायरे में रहकर काम करना पड़ता, लेकिन मुनीर राजनीति कर रहा है। अगर उसको राजनीति करनी है तो वर्दी उतार के करे, जनता उसको उसकी औकात दिखा देगी कि उसकी जमीन पर हकीकत क्या है। यह चैलेंज है उस बंदे का। और इसी बीच आपको एक चीज बता देता हूं कि पाकिस्तान के टुकड़े हो रहे हैं। यह कौन सा शहर है? यह क्वेटा शहर है, ध्यान रखना मेरे दोस्त। और आपको बताऊं, क्वेटा ऑलरेडी आजाद टाइप का है। यहां पर अगर आपने पाकिस्तान का झंडा दिखाया तो हो सकता है आपकी जान चली जाएगी। उनका अपना झंडा अलग है, यानी यह शहर पाकिस्तान में आता है, लेकिन इस जगह पर आप पाकिस्तान का झंडा नहीं दिखा सकते। तो इसका मतलब क्या है? इसके 2 पार्ट हो गए। यहां पर जो पाकिस्तानी समर्थक थे उनको अलग गवर्नमेंट देखेगी, और जहां आप झंडा नहीं दिखा सकते उनको अलग गवर्नमेंट देखेगी। यानी पाकिस्तान के अंदर ही उसके टुकड़े हो चुके, बाहर से छिलना बाकी है। उस छिलने की रणनीति हम बना रहे हैं, टेंशन मत लेना। मतलब कहने का क्या है कि पीओजेके की जनता के इमोशन पर ये आदमी डिसीजन नहीं लेंगे। ये अपनी रणनीति पर विश्वास करते हैं, और अपनी रणनीति बताएगी कि ये वाला जो इलाका है जो घेरा हुआ है, ये कब लेना है। ये वाला इलाका जो है जहां से सेंट्रल एशिया के लिए ट्रेड करना है, ये कब लेना है। ये अपनी पर्सनल रणनीति पर डिसाइड होगा, ना कि पीओजेके की क्या हालत है उस पर। क्लैरिफाई हो गया? क्योंकि वे तो डेट पे डेट दे रहे हैं। अगर वे ढंग से किसी बातचीत पर जाएं और एक कॉन्क्रीट एक प्लान बनाएं तो कितना टाइम लगेगा भारत को? 2 दिन? अरे 2 दिन लगेगा यार। बांग्लादेश को कितने दिन लगे थे? और ये दिसंबर आने वाला है, ध्यान रखना। ये वही दिसंबर है जिसमें 93,000 लोगों को झुकते हुए हमने देखा था। दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर है, आज तक किसी ने नहीं किया। यह जाबाजगी किसकी है? यह जाबाजगी है भारत की। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, यह वही दिसंबर फिर आ रहा है, और दिसंबर में हसीना वापस जा रही है। हो सकता है बांग्लादेश को भी सावधान रहना चाहिए। मैं कम कह रहा हूं, ज्यादा समझ लेना, क्योंकि ध्यान रखना भारत ज्यादा बोलता नहीं है, करके दिखाता है। समझ गए मेरे भाई? करके दिखाता है, ये आप देख लेना। अब आपको लास्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ये जो पिक्चर थी, ये प्रूफ हो गया कि ये प्रोपेगेंडा है, यानी इसमें दूसरा पक्ष दिखाया ही नहीं गया। 25,000 हिंदू मार दिए गए, एक सिंगल पक्ष नहीं दिखाया गया इसमें। जो सरदार हैं, वहां के लीडर हैं, वही कह रहे हैं कि यार कुछ तो शर्म करते। जिन हिंदुओं ने हमारे लिए जाने दी, शहादत दी, उनका जिक्र इसमें नहीं है। प्रोपेगेंडा बना के एक तरफा पिक्चर तुमने खालिस्तान को
सपोर्ट करने के लिए, खालिस्तान को फ्लरिश करने के लिए यह पिक्चर बनाकर रख दी कि पंजाब के अंदर दोबारा ऐसा ही हो जाए। ध्यान रखना मेरे दोस्त, पिक्चर आई थी उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब में जैसे ही पिक्चर आई उसके बाद डबल क्राइम रेट हो गया, डबल ड्रग्स आने लग गए। किसके अंदर? पंजाब के अंदर। मैं कहता हूं विवेक अग्निहोत्री से कश्मीर फाइल जैसी एक पिक्चर बनाइए, पंजाब फाइल्स, पूरा चिट्ठा, काला चिट्ठा खोलकर रख दीजिए, समझ में आ जाएगा जनता को। धुरंधर से लोगों को समझ में आया कि किस तरीके से देश में बैठे हुए लोगों पर ये कैसे प्रोपेगेंडा रचते हैं, कैसे सनातन को खतरे में डालते हैं, ये आपको समझ में आया है। और इसी चीज से वो डरे हुए हैं, इसीलिए धुरंधर के बाद कौन सी मूवी बनी? अल्फा बन गई, कि पाकिस्तान का आदमी भी धुरंधर बन के इंडिया में घुसा। आप देखिए इनका पाकिस्तानी प्रेम। मैं बता रहा हूं आपको, सलमान खान, आमिर खान या कोई भी खान, XYZ जो एक्टर है, ये लोग बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं। ये लोग इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं पूरी मूवी इंडस्ट्री को कि आप और हम समझ नहीं पा रहे, बाद में समझोगे आप। मैं कई बार ये वीडियो बनाकर दिखा चुका हूं कि चाहे जो खान हो, अगर वो पिक्चरों में है और उसको बहुत बड़ी फॉलोइंग है, फैन फॉलोइंग है, देखिए ना शाहरुख खान का लड़का फंसता है ड्रग्स के केस में, धुआंधार बोरी भर भर के पैसे फेंक देता है और उसकी जमानत करा लेता है, और एक निर्दोष आदमी फंस जाता है। समीर बानखेड़े को घेर लेते हैं ये लोग। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो बॉलीवुड इज अ स्कैम। अब मैथ्यू बेंडेक को हमारी NIA खुराक दे रही है और उसके बदले वे एक्स्ट्राडिशन चाहते हैं। किसका? इस जाबाज आदमी का। ये बहुत छोटा है अभी उम्र में, लेकिन ये पक्का राष्ट्रभक्त है, पक्का सनातन। ये पूजा करता है, हनुमान चालीसा करता है, रुद्राष्टकम करता है। लॉरेंस बिश्नोई। अमेरिका चाहता है कि इसको हमारे पास भेजा जाए। इसके 24-25 शूटर हमने गिरफ्तार किए। आप बताइए कमेंट में, क्या इसको अमेरिका के हवाले करना चाहिए? क्या भारत की सरकार इतनी सक्षम नहीं है क्या? इसलिए हम इसको किसी भी कीमत पर हवाले नहीं करेंगे। यह हमारे मुल्क का बंदा है। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आपसे एक और धागा खोल एनालिसिस में। जाते जाते इसके भीख का कटोरा भी आपको दिखा देता हूं। यह कौन है? यह प्रकाश राज है, ध्यान रखना। और प्रकाश राज कौन है? जिसको यह मतलब नहीं है क्या गलत है क्या सही है, इसके दिमाग में एक पट्टी पड़ी हुई है और वही पट्टी इसको बस भोंकनी है। कैसे? ये जंतर मंतर पे गए। ये इनको पहचानिए ना, ये वही लोग हैं जो डांस करें जंतर मंतर पर। सबसे आगे होगा हिंदुस्तानी है तेरी ऐसी तैसी। ध्यान रखना मेरे दोस्त, गीदड़ अगर शेर की खाल पहन के भौंके तो भी उसकी आवाज कैसे निकलेगी? ऐसे ही निकलेगी। शेरों की दहाड़ नहीं आएगी, क्योंकि कुछ चीज जीन में ही होती हैं। कालनेमी देखा था ना, हनुमान जी ने 1 मिनट में पहचान लिया था। कालनेमी साधु का वेश बनाकर राम 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 रटने लगा था, लेकिन हनुमान जी ने पहचान लिया। ऐसे ही मेरे दोस्त, ये आदमी देखिए, ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इनका एक प्रोपेगेंडा है। इनको ये नहीं मतलब है कि ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, स्कूल लिखा है। इनको ये मतलब है अगर ये स्कूल भारत के राष्ट्रवादी ने लिखा है तो इसमें गलती है। ये वाला ओ यहां आना चाहिए और ये वाला ओ यहां आना चाहिए, तब ये सही होगा। ये औकात दिखा रहा हूं इनकी, ये औकात है इनकी। आप बता देना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि यहां पर आई एक औरत कहती है, ये कहता है लोग जय श्री राम बोलेंगे, मैं बोलूंगा जय संविधान। हम जय संविधान भी बोलते हैं, भूलना मत। लेकिन वहीं एक लेडी आती है और वो उससे पूछा जाता है कि अल्लाह क्या है, तो वो कहती है कि अल्लाह वो है जो हम सब में रहता है। जब अल्लाह सब में रहता है, तुम इस बात को मानते हो, इस पर विश्वास करते हो, तो सनातनी क्यों ना माने कि हमारी रग रग में श्री राम है? लिखिए कमेंट सेक्शन में, हम क्यों ना माने। बस यही मेरा आपसे कहना है कि अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को बचाकर रखना है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने यही कहा था और इसीलिए आज हम भारत में छाती ठोक कर रहते हैं। वरना हम पराये हो गए होते, विदेशी हो गए होते। अगर हमारे पूर्वज अगर झुक गए होते, उन्होंने शीश कटाई पर झुके नहीं। फिर मिलता हूं एक और जबरदस्त एनालिसिस के साथ, तब तक जुड़े रहिए। अब जीतेंगे को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।